प्रीति हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और वही आदित्य परेशान सा उसके रूम के बाहर टहल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। उन्हें देखते ही आदित्य ने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब प्रीति कैसी है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, उनके सिर और पैर में गहरी चोट लगी है, आराम की जरूरत है उन्हें, कम से कम 3 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। आदित्य ने परेशान होकर पूछा, प्रीति को होश कब तक आएगा? कुछ देर में आ जाएगा, ये कुछ दवाइयां मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने आदित्य को दवाइयों की पर्ची देते हुए कहा और वहां से चले गए। उनके जाते ही आदित्य ने कमरे में देखा तो प्रीति अभी भी बेहोश थी और नर्स उसे इंजेक्शन दे रही थी। आदित्य ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और मेडिकल स्टोर जाने लगा। वो मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ते हुए खुद से बोला, अगर मैंने प्रीति से ऐसे बात नहीं की होती तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। पता नहीं उसके सामने आते ही मुझे क्या होने लगता है। मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है, फिर क्यों मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया? मुझे खुद पर काबू करना सीखना होगा। आदित्य यही सब सोच रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन चेक किया तो जानकी की कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। जी दादी, बोलिए। दूसरी ओर से जानकी बोली, आदित्य अहाना को लेकर घर आइए बेटा, उनके पेरेंट्स भी आने वाले हैं और पंडित जी का भी फोन आया था। उन्होंने आप दोनों की शादी करवाने का रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए आज ही आपकी शादी की तारीख तय हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप और अहाना भी इस शुभ घड़ी में हमारे साथ हो। आदित्य परेशान होकर बोला, मैं अहाना को कॉल कर देता हूँ, वो घर आ जाएगी दादी, पर मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। आदि किसी भी इंसान के लिए उसकी शादी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता है बेटा। आज शादी नहीं है दादी, आज सिर्फ शादी की तारीख तय होनी है। वादा करता हूँ कि शादी के दिन टाइम पर आ जाऊंगा, पर आज नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, आदि ऐसा कोई वादा मत करिए बेटा जो आप निभा ना सको। आपके लिए आपका काम इतना जरूरी होता है कि आप अपने काम के लिए अपनी फैमिली का बड़े से बड़ा फंक्शन मिस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। आदित्य चिढ़कर बोला, दादी आप तो फ्री हो पर मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं फोन रखता हूँ। शाम को घर पर मिलते हैं और प्लीज अब मुझे फोन मत करिएगा, बाय। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दी और तुरंत अहाना को कॉल किया। उसका नंबर देखते ही अहाना कॉल रिसीव करके बोली, आदित्य कहाँ हैं आप और बिना बताए कहाँ चले गए हैं? यहाँ क्लाइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं और आपका कुछ पता ही नहीं है। आदित्य ने परेशान होकर अपनी उंगलियां माथे पर फेरी और बोला, अहाना सूरज से कहो कि वो क्लाइंट्स को संभाले और प्रेजेंटेशन खत्म करें, मुझे ऑफिस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और हाँ, दादी का फोन आया था, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। शायद पंडित जी ने हमारी शादी करवाने का रास्ता ढूंढ लिया है, आज वो शादी का मुहूर्त निकालने वाले हैं, इसलिए तुम घर चली जाओ। ठीक है, प्रेजेंटेशन खत्म होते ही चली जाऊंगी। अहाना इतना कहकर आगे कुछ पूछती उसके पहले ही आदित्य ने कॉल कट कर दी। अहाना फोन हाथ में पकड़े सोच में पड़ गई और मन ही मन बोली, आदित्य प्रीति को पहले से जानते हैं और शायद बहुत अच्छी तरह से, इसलिए उसके पीछे गए हैं। पर वो उसे कैसे जानते हैं? प्रीति तो पहली बार मुंबई आई है। अहाना सोच में पड़ गई। इधर आदित्य मेडिसिन लेकर फिर से प्रीति के रूम में आया, पर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो प्रीति वहां नहीं थी। प्रीति को वहां ना पाकर वो परेशान हो गया और उसने प्रीति को रूम में ढूंढना शुरू कर दिया। फिर वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने वहां से गुजर रही एक नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी नर्स, वो लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले इस रूम में एडमिट थी वो कहाँ गई? नर्स ने जवाब दिया, उन्हें होश आ गया था, उन्होंने अपना बिल पे किया और फिर यहाँ से चली गई। आदित्य गुस्से में बोला, अरे पर उसे इतनी चोट लगी थी, डॉक्टर ने कम से कम 2 दिन उसे हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा था, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? और आपने खुद ही तो उसे इंजेक्शन भी लगाया था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा कि वो इतना महंगा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए चली गई। आदित्य ने कुछ पल सोचकर पूछा, आप कुछ बता सकती है कि वो कहाँ गई होगी? नर्स ने न में सिर हिलाया और वहां से चली गई। आदित्य तेजी से हॉस्पिटल के बाहर आया और प्रीति को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसे प्रीति नजर आई। वो दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, पर तब तक प्रीति लंगड़ाते हुए एक ऑटो में बैठकर चली गई। प्रीति ऑटो में बैठी आदित्य की कई बातों के बारे में सोच रही थी।
वो मन ही मन बोली, ठाकुर जी आपको यही एक ऑफिस मिला था मुझे नौकरी दिलवाने के लिए? इतनी बड़ी दुनिया में और कोई जगह नहीं थी क्या, जो आप मुझे उस आदमी के दरवाजे पर ले आए जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? उस आदमी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती मैं, पर फिर भी मुझे आज उसकी इतनी बातें सुननी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि उस ऑफिस का मालिक वो है। अब बस बहुत हुआ ठाकुर जी, प्लीज अब बस कर दीजिए, मेरी जिंदगी का ऐसे तमाशा मत बनाइए आप। उस आदमी ने मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाए, पर फिर भी मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। दिल तो किया था कि उसे खींचकर जोरदार थप्पड़ मारूं, पर अगर मैं ऐसा करती तो उसमें और मुझ में फर्क की क्या रह जाता। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढनी होगी, तभी मैं इस शहर में अपने पैर जमा पाऊंगी, वरना जिंदगी भर बाबू साहब जैसे घटिया आदमी की बकवास सुननी पड़ेगी मुझे। यही सब सोचते हुए प्रीति के सिर में दर्द होने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और ऑटो वाले से पूछा, भैया और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे मैडम। प्रीति कुछ नहीं बोली, बस ऑटो से सिर टिकाकर बैठ गई। दूसरी ओर आदित्य ड्राइव करते हुए मन ही मन बोला, समझ नहीं आ रहा कि प्रीति यहाँ क्यों और किसके साथ आई है। इतना तो मैं उसे जानता हूँ कि मुझसे बदला लेने तो वो यहाँ नहीं आई होगी, पर अगर वो बदला लेने नहीं आई है तो फिर आई क्यों है? और उसे नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसकी शादी सुमेर से हो गई होती तो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र जरूर होता, पर उसे देखकर तो लगा ही नहीं कि उसकी शादी हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो कुछ भी उसके और उसके परिवार के साथ किया उसकी वजह से सुमेर और उसकी शादी ना हुई हो, क्योंकि मैंने बड़े ठाकुर से सब कुछ छीनने के लिए जरिया तो उसे ही बनाया था। मुझे प्रीति से बात करनी होगी, पूछना होगा उससे कि वो मुंबई कैसे पहुंची। इतना कहकर आदित्य ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इधर आहाना जानकी निवास पहुंची तो सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने आगे बढ़कर घर के बड़ों के पैर छुए। सुमन उसे गले लगाकर बोली, आओ बेटा, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी बस आते ही होंगे। वो सबके साथ बैठ गई। जानकी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हम आपको बता भी नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। हमारे आदित्य की शादी होने जा रही है और वो भी आपके साथ। आपसे अच्छा जीवन साथी तो हम भी आदित्य के लिए नहीं ढूंढ पाते। तभी लता बोली, हाँ माँ, आहाना हमारे आदि को बहुत अच्छे से समझती है, इसे उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम आदि के लिए कोई और लड़की ढूंढते तो वो शादी के 2 दिन बाद ही उन्हें छोड़कर भाग जाती, पर आहाना नहीं जाएगी क्योंकि ये हमारे आदि से प्यार करती है। आज बस पंडित जी शादी का मुहूर्त निकाल दे, फिर आप देखिएगा हम इन दोनों की शादी कितनी धूमधाम से करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाएंगे। ये सुनकर आहाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और सुमन भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, हे भगवान, बस ये शादी जल्द से जल्द अच्छे से हो जाए ताकि अपने बच्चे को खो देने का डर मेरे मन से हमेशा के लिए निकल जाए। आदित्य की फैमिली के साथ आहाना के पेरेंट्स को भी पंडित जी के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी पंडित जी अंदर आते हुए बोले, नमस्ते। सब उठकर खड़े हुए तो सुमन आगे आकर मुस्कुराते हुए बोली, आइए पंडित जी, आज आपके आने का उतना ही इंतजार था जितना कि जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजने का होता है। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। जानकी भी मुस्कुराते हुए बोली, आइए बैठिए पंडित जी। पंडित जी बैठते हुए बोले, आज आप सबकी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। सब बैठकर उन्हें बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगे तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य और आहाना के हाथों से वट वृक्ष की पूजा करवाने के बाद माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाने से ये विवाह हो सकता है। जानकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप सच कह रहे हैं ना पंडित जी? शादी के बाद इन दोनों के रिश्ते में कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? ये दोनों साथ में खुश तो रहेंगे? पंडित जी ने जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं आएगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। दोनों की कुंडली देखकर शादी का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 1 महीने बाद का निकला है और पूजा इसी गुरुवार को करनी होगी। ये सुनकर लता ने तुरंत पूछा, इतनी जल्दी? पर पंडित जी, सालों बाद इस घर में बेटे की शादी होने जा रही है, हम इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? हजारों काम होते हैं शादी में। मैं अपने आदि की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए प्लीज कोई और मुहूर्त निकाल दीजिए।
जिससे हमें तैयारी करने का वक्त मिल सके। अहाना की माँ भी बोली, हाँ पंडित जी, अहाना हमारी एक ही बेटी है, हम भी उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, इसलिए कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दीजिए जिससे हमें शादी की तैयारियां करने का वक्त मिल जाए। उनकी बातें सुनकर पंडित जी अपनी पोथी टेबल पर रखकर बोले, माफ कीजिएगा, पर ये शादी वैसे भी बहुत मुश्किल से हो रही है। गुरुजी ने 3 घंटे तक दोनों की कुंडली पढ़ने के बाद इस पूजा को करवाकर शादी के मुहूर्त को शुभ बनाया है। इस मुहूर्त के अलावा सिर्फ एक और मुहूर्त है, पर वो 11 महीने बाद का है। ये सुनकर कोई कुछ कहता, उसके पहले ही सुमन बोल पड़ी, रहने दीजिए पंडित जी, ये शादी 1 महीने बाद के मुहूर्त में ही होगी, और आप सब फिक्र मत करिए, शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। हम शहर के सबसे अच्छे वेडिंग प्लानर से ये शादी प्लान करवाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए। जानकी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और अहाना, वो भी अपनी और आदित्य की शादी की तारीख तय होने पर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन बोली, फाइनली 3 साल की मेहनत कामयाब होने जा रही है। अब मैं बहुत जल्द अहाना आदित्य मेहरा बनने वाली हूँ, और आदित्य मेरे पति। वो मुस्कुराने लगी और सबकी नजरों से बचते हुए वहां से उठकर एक तरफ आई, और उसने आदित्य को कॉल किया, जो अपने कैबिन में बैठा बस प्रीति के बारे में सोच रहा था। अहाना का नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव की, पर कुछ बोला नहीं। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, आज से ठीक 1 महीने बाद हमारी शादी होने जा रही है आदित्य। पंडित जी हमसे एक पूजा करवाने वाले हैं, जिसके बाद हमारी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगी। अब बहुत जल्द हम पति पत्नी बन जाएंगे। आदित्य कुछ नहीं बोल सका, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। अहाना फिर से बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं इस शादी का इंतजार कर रही थी, और अब फाइनली मेरी शादी आपसे होने जा रही है। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप भी खुश है ना आदित्य? आदित्य उदास होकर बोला, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ अहाना। अहाना मुस्कुराने लगी। तभी आदित्य बात बदलते हुए बोला, अहाना मुझे ब्लूप्रिंट्स पर काम करना है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में ऑफिस ही आ रही हूँ, बाकी बातें वही करेंगे, बाय। आदित्य ने कॉल कट कर दी और अपना फोन टेबल पर रखकर टहलने लगा। टहलते हुए उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि प्रीति आखिर मुंबई में कर क्या रही है, उसकी शादी हुई या नहीं, कहीं उसकी वजह से प्रीति को ऐसी गलती की सजा तो नहीं मिली जो उसने की ही नहीं। बहुत से सवाल चल रहे थे उसके मन में, पर जवाब एक का भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता करे कि प्रीति की शादी हुई या नहीं। यकायक उसे याद आया कि वो हवेली के रेनोवेशन के लिए अपने कुछ आदमियों को वहां छोड़ आया है। उसने तुरंत टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और मानपुर में अपने एक आदमी को फोन किया। दूसरी ओर से सुंदर नाम के एक आदमी ने फोन उठाया। जी सर। आदित्य तुरंत बोला, सुंदर ठाकुर सुखदेव सिंह की पोती प्रीति के बारे में पता करो, वो कहाँ है और इस वक्त किसके साथ है। मेरे यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, सब कुछ पता करो। सुंदर ने तुरंत जवाब दिया, पता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, यहाँ गांव में पिछले कुछ दिनों से उसी लड़की के चर्चे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले उसकी शादी थी, पर वो शादी के मंडप से भाग गई और उसका परिवार भी अचानक से कहीं गायब हो गया। ये सुनकर आदित्य भौचक्का रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पूछा, सुंदर तुम प्रीति की ही बात कर रहे हो या फिर किसी और लड़की की? क्योंकि प्रीति को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जिससे उसकी शादी हो रही थी उस सुमेर को भी। वो प्रीति से सच्चा प्यार करता था, और हवेली वालों का सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसने प्रीति से शादी करनी चाहिए थी। तो फिर प्रीति ऐसे कैसे शादी के मंडप से भाग सकती है? वो तो मुझे नहीं पता सर, पर ये सच है कि वो लड़की अपने दूल्हे को मंडप में छोड़कर भाग गई थी, और मैंने गांव वालों के मुंह से ये भी सुना है कि वो लड़की किसी शहरी के साथ सारी रात अकेले रहकर आई थी। फिर भी वो आदमी उससे शादी करने के लिए तैयार था। फिर भी उस लड़की ने ऐसा किया। उसकी इसी हरकत की वजह से शायद उसका सारा परिवार शर्म से गांव छोड़कर चला गया। आदित्य को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति कभी कुछ गलत कर सकती है। उसने सुंदर से पूछा, उस लड़की का परिवार कहाँ है? पता करो और उनके मिलते ही मुझे तुरंत फोन करो। जी सर। सुंदर के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी और अपने टेबल पर रखी बेल बजाई। बेल बजते ही पियून दौड़ता हुआ उसके केबिन में आ गया।
उसे देखते ही आदित्य बोला, अविनाश को अंदर भेजो अभी। पीयून सिर हिलाकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य फिर से अपनी चेयर पर बैठा और बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ तो बहुत गलत हुआ है। मुझे प्रीति से मिलना होगा। अब वही मुझे बता सकती है कि उसने सुमेर से शादी क्यों नहीं की। आदित्य यही सब सोच रहा था कि तभी वहां अविनाश आ गया। उसने अंदर आते ही पूछा, आपने मुझे बुलाया सर? अविनाश, मुझे प्रीति की फाइल चाहिए, लेकर आओ। अविनाश ने हैरानी से पूछा, पर क्यों सर? अब तो हम उस लड़की को नौकरी से निकाल चुके हैं ना। आदित्य चिढ़कर बोला, जितना कहा है उतना करो, फाइल लेकर आओ राइट नाउ। जी सर, अभी लाता हूँ। अविनाश वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य फिर से परेशान होकर प्रीति के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद अविनाश जैसे ही फाइल लेकर आया, आदित्य ने उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया और उठकर उसके हाथ से फाइल छीन ली। अविनाश उसे हैरानी से देखने लगा। आदित्य ने प्रीति की फाइल से उसका मोबाइल नंबर अपने फोन में लिया और फिर तुरंत उसे फोन करने लगा। दूसरी ओर बेल बज रही थी पर प्रीति ने फोन नहीं उठाया क्योंकि मेडिसिन लेने की वजह से उसे गहरी नींद आ चुकी थी। आदित्य ने कई बार उसका नंबर ट्राई किया पर प्रीति ने फोन नहीं उठाया। उसने उसकी फाइल से प्रीति का एड्रेस नोट किया और फाइल टेबल पर रखकर वहां से चला गया। उसे इस तरह जाते देख अविनाश खुद से बोला, ये सर को क्या हुआ है? पहले उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया और अब उसे फोन कर रहे थे। सर की और उस लड़की की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे सर उस लड़की को पहले से जानते हैं। ये लड़की राजस्थान के किसी गांव से आई है और सर भी कुछ दिनों पहले राजस्थान से ही लौटे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की से सर वही मिले हो? सूरज से बात करता हूँ, उसे जरूर इस लड़की के बारे में पता होगा। दूसरी ओर प्रीति के सिर में लगी चोट का दर्द कुछ कम हुआ तो उसकी नींद खुल गई। वो खुद को संभालते हुए उठकर बैठी। फिर उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और फोन देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसमें बहुत सारे मिस कॉल थे। ट्रू कॉलर की वजह से उसे ये पता चल गया कि आदित्य ने उसे इतने कॉल किए हैं। वो मन ही मन बोली, ये बाबू साहब अब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या? अच्छा हुआ प्रीति जो तूने उनकी नौकरी खुद ही छोड़ दी, वरना वो आदमी तेरी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गांव में इतना कुछ करके भी उन्हें चैन नहीं मिला, जो यहाँ भी मेरी इतनी इंसल्ट की उन्होंने। इतना कहकर प्रीति संभलकर बिस्तर से उठने लगी। तभी फिर से उसके फोन की बेल बज उठी। उसने फोन उठाकर देखा तो रिया उसे कॉल कर रही थी। प्रीति ने कॉल रिसीव की और बोली, हाँ रिया। रिया ने परेशान होकर पूछा, प्रीति तू ऐसे ऑफिस से क्यों चली गई? मैंने सर को भी तेरे पीछे जाते हुए देखा था। मैं भी तेरे पीछे आ रही थी पर अविनाश सर ने मुझे बुला लिया। उनका काम खत्म करते ही मैंने तुझे कॉल भी किया पर तूने उठाया नहीं। तू ठीक तो है ना? प्रीति रूम से बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ रिया, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, पर तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। रिया ने हैरानी से पूछा, नौकरी छोड़ दी पर क्यों? वो सब मैं तुझे तेरे घर लौटने के बाद बताऊंगी, फोन पर तुझे नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, मैं घर आकर तुझसे बात करती हूँ, पर तू फिक्र मत करना, इस शहर में जॉब की कोई कमी नहीं है। यहाँ की लोकल ट्रेन की तरह जॉब भी एक जाएगी तो 10 मिल जाएगी। प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो रिया फिर से बोली, चल अब मैं फोन रखती हूँ, आज तू घर पर आराम कर क्योंकि कल से तुझे एक नई नौकरी की तलाश जो करनी है। प्रीति हल्के से मुस्कुरा दी तो रिया ने कॉल कट कर दी। प्रीति ने अपना फोन फिर से टेबल पर रखा और लंगड़ाते हुए किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी घर की डोरबेल बज उठी। वो लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। उसे देखकर वो भौचक्की रह गई। आप यहाँ? अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या? आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, वो मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ देने आया था और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है प्रीति। प्रीति गुस्से में बोली, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। चला जाऊंगा, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ गांव में क्या हुआ? प्रीति फिर से भड़की, आपको उससे क्या मतलब? आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं। अब मेरे पास ना आपको देने के लिए कुछ है और ना ही कुछ खोने के लिए है। वैसे भी अब इससे ज्यादा खोने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऑफिस आपका है।
अगर पता होता तो मैं वहां जाना तो दूर, उस सड़क पर से भी कभी नहीं गुजरती जहां आपका ऑफिस हो। अनजाने में ये गलती हुई है मुझसे और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, अब जाइए यहाँ से। आदित्य अकड़ कर बोला, नहीं जाऊंगा। ये सुनकर प्रीति गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगी, पर तभी अचानक उसके सिर में लगी चोट की वजह से उसका सिर चकराने लगा। वो गिरती उसके पहले ही आदित्य ने उसे पकड़ लिया। प्रीति उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। आदित्य ने उसे वही सोफे पर लेटाया और उसकी हथेली मसलते हुए बोला, प्रीति प्लीज आंखें खोलो। प्रीति। वो कुछ देर तक उसकी हथेली मसलता रहा, पर प्रीति अभी भी बेहोश थी। आदित्य वहीं बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसे होश आ गया। उसे होश में आता देख आदित्य की जान में जान आ गई। आंखें खुलते ही प्रीति की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो उठकर बैठ गई। आदित्य ने दवाइयों के पैकेट से कुछ दवाइयां निकाली और प्रीति की ओर बढ़ा दी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप दवाइयां ले ली तो आदित्य ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। प्रीति ने ग्लास लिया और चुपचाप दवाइयां खा ली। आदित्य हिम्मत करके बोला, किसी से लड़ने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है और इस वक्त तुम कमजोर हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आराम करो। अब बाकी बातें तुम्हारे ऑफिस फिर से ज्वाइन करने के बाद होगी। ऑफिस ज्वाइन करने की बात सुनकर प्रीति बहुत चटकी सी उसे देखने लगी। आदित्य ने उसके हाथों से पानी का ग्लास लिया और उसे टेबल पर रखकर बोला, चलता हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने लगा, पर तभी प्रीति गुस्से में बोली, मैं आपकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ। ये सुनकर आदित्य पलटकर बोला, तुम मेरे ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के आ तो गई थी प्रीति, पर जा नहीं सकती हो, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप कहना क्या चाहते हो? प्रीति के इतना पूछते ही आदित्य ने अपने कोट में से एक फाइल निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, मेरी कंपनी में अगर कोई जॉब करने आता है तो उसे 1 साल का बॉन्ड साइन करना होता है, जो तुमने भी साइन किया है, पढ़ो इसे। प्रीति ने तुरंत आदित्य के हाथ से फाइल ली और उसे पढ़ने लगी। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग तुम 1 साल तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हो, और अगर तुमने ये नौकरी छोड़ी तो तुम्हें मेरी कंपनी को तुम्हें दी जाने वाली 1 साल की तनख्वाह देनी होगी, और हाँ, अगले 3 महीने तक तुम कहीं और जॉब भी नहीं कर पाओगी। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति को याद आ गया कि जब उसने सारे डॉक्यूमेंट साइन किए थे तो अविनाश ने उसे अपनी कंपनी की ये शर्त भी बताई थी और उसने इस शर्त को जानकर ही पेपर साइन किए थे। प्रीति यही सब सोचकर परेशान थी कि तभी आदित्य फिर से बोला, आई एम श्योर कि अविनाश ने तुम्हें ये बात बताई होगी और सब कुछ जानने के बाद ही तुमने अपनी मर्जी से ये पेपर साइन किए होंगे, है ना? प्रीति उसे घूरते हुए बोली, ये पेपर्स मैंने तब साइन किए थे जब मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी आपकी है। आदित्य ने भी अकड़ कर पूछा, अब तो पता है ना तुम्हें, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, मेरी कंपनी को 1 साल की सैलरी दो, और दूसरा, कल सुबह ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस में आकर अपना काम संभालो। इतना कहकर आदित्य ने अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए और वहां से जाने लगा, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया। उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा और बोला, अगर तुम में मेरा सामना करने की हिम्मत हो तो ही कल ऑफिस आना, वरना अपने इसी घर में पड़ी रहना, क्योंकि तुम जैसी गांव की लड़कियां घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है। मुंबई जैसे शहर में खुद की पहचान बनाना तुम जैसी लड़कियों के बस की बात नहीं होती। इसलिए अगर यहाँ से भागकर वापस अपने गांव जाना चाहो तो बेशक जा सकती हो। मैं तरस खाकर तुम्हारी सैलरी माफ कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे हाथ जोड़कर सॉरी कहना होगा। प्रीति गुस्से में उसे घूरने लगी। आदित्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर आदित्य के कदम रुक गए। उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा और फिर वो मन ही मन बोला, आई एम सॉरी प्रीति, पर तुम्हें फिर से ऑफिस आना होगा, क्योंकि तुम इस शहर में अकेली हो और शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। सुंदर ने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बाद मैं यूं तुम्हें इतने बड़े शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता। और फिर मुझे ये भी तो जानना है कि आखिर तुमने सुमेर को धोखा क्यों दिया। सीधे सीधे तुमसे पूछता तो तुम मुझे ये कभी नहीं बताती कि आखिर तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें भागकर यहाँ आना पड़ा। तुम तो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ
कि तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं रहा। सच जानने के लिए ही मैंने आज तुम्हारी दुखती रग पर उंगली रखी है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि मेरे कहने पर तुम मेरी कंपनी में नौकरी कभी नहीं करोगी। तुम्हें ये सब कहने के बाद ही तुम फिर से मेरे ऑफिस में आओगी, इसलिए मुझे तुमसे ये सब कहना पड़ा। तुम्हें मेरा ऑफिस ज्वाइन तो करना ही होगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।